हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो पर पेपर टू हिंदी जो झारखंड सचिवालय का पेपर टू हिंदी का एग्ज़ाम होने वाला है, उन पर आधारित, उन सिलेबस पर आधारित आज की इस वीडियो पर 100 MCQ टेस्ट को कवर करेंगे। और ये जो फ्रेंड्स सारे सवाल है आपके एग्ज़ाम सिलेबस पर आधारित है। यानी फ्रेंड्स, अगर आपके आज की इस क्लास में से 100 में से जो है 80+ अगर सवाल सही हो रहे हैं तो आपके पेपर टू जो एग्ज़ाम हिंदी पेपर 2 की एग्ज़ाम है उसे पास करने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। और 100 MCQ टेस्ट में से यानी 100 सवालों में से कितने सवाल आपके सही हुए हैं ये आपको कमेंट करके बताना है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। आज की इस क्लास का हमारा पहला सवाल है फ्रेंड्स, आपके एग्जाम पर जो है व्याकरण से संबंधित भी आपको सवाल देखने को मिलेंगे। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट 1 है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला सवाल है, अजातशत्रु में कौन सा समास है? तो अजातशत्रु जो है या बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अजातशत्रु बहुब्रीहि समास है। दूसरा सवाल है, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या द्विगु समास। तो फ्रेंड्स, बात करें अगर कि समास में कि जो दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जो जिसमें दोनों पद प्रधान हो उसे क्या कहेंगे? तो द्वंद्व समास कहेंगे। अगला सवाल है, आँख की किरकिरी होना का अर्थ क्या है? आँख की किरकिरी होना का अर्थ क्या है? तो कष्टदायक होना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा कि आँख की किरकिरा होना का अर्थ है कष्टदायक होना। नेक्स्ट सवाल है, काफूर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? काफूर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बड़ा काम करना, गद्दार होना, भाग जाना या कलंकित होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग जाना। काफूर होना मुहावरे का सही अर्थ है भाग जाना। पांचवा सवाल है, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? तो राज्यपाल जो है जातिवाचक संज्ञा, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। राज्यपाल जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट सवाल है, कतिपय हिंदी व्याकरणों द्वारा संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किसके लिए आता है? कतिपय हिंदी व्याकरणों द्वारा जो संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग है यह किसके लिए किया जाता है? तो सर्वनाम के लिए। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा सर्वनाम के। स्वतः ही जाग जाएगा में वह क्या सर्वनाम है? स्वतः ही जान जाएगा, मतलब अपने आप ही जान जाएगा, इस पर जो है वह है सर्वनाम है। यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट सवाल है, कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह क्या होता है? तो कर्म का चिन्ह होता है को, कर्ता का होता है ने, आपको याद रखना है कर्ता का ने चिन्ह होता है, कर्म का को होता है, और होता है संप्रदान होता है को के लिए, संप्रदान को के लिए, और करण से होता है, और कर्म का को चिन्ह, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, चूहा बिल से बाहर निकला में कौन सा कारक है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर से कारक निकला है, से है यहाँ पर कारक चिन्ह। तो चूहा जो बिल से बाहर निकला, तो इस पर जो से कारक चिन्ह है तो कौन सा कारक चिन्ह है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपादान कारक, यानी अपादान कारक का जो भी है कारक चिन्ह है से। नेक्स्ट सवाल है, 100 गुना लंबा में विशेषण का कौन सा भेद है? तो इसमें जो है इसमें आवृत्तिवाचक विशेषण। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 100 गुना लंबा विशेषण कौन सा भेद है? तो आवृत्तिवाचक है। नेक्स्ट सवाल है, उत्साह शब्द का विशेषण है। उत्साह शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? तो उत्साहित। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा उत्साह शब्द का विशेषण उत्साहित होगा। नेक्स्ट सवाल है, बच्चे गाना गा चुके हैं, क्रिया की पहचान करें। इस पर जो बच्चे गाना गा चुके हैं इस पर जो है कौन सा क्रिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गा। बच्चे गाना गा चुके हैं यानी गा जो है आपका क्रिया है। अगला सवाल है, अब पढ़कर क्या होगा इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? अब पढ़कर क्या होगा इस वाक्य में जो है कौन सी क्रिया है? तो पूर्वकालिक क्रिया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया। साहित्य अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? साहित्य की जो अपभ्रंश है इसको पुरानी हिंदी किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा साहित्य अपभ्रंश को पुरानी हिंदी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। नेक्स्ट सवाल है, महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस वर्ष सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में नियुक्त किया गया है?
महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है, इसे किस वर्ष सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो 1903 ईस्वी पर किया गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 1903 ईस्वी में। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की भाषा का उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 348। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा कि उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय की जो भाषा का उपबंध है संविधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 348 पर किया गया है। अगला सवाल है, जनसंचार का माध्यम नहीं है, इनमें से कौन है जो जनसंचार का माध्यम नहीं है? तो आपका टेलीफोन, रेडियो, टीवी। और ऑप्शन नंबर डी पर दिया है डॉक्यूमेंट, यहाँ पर ऑक्यूमेंट्री या तो ऑक्यूमेंट्री। तो यहाँ पर जो है जनसंचार का माध्यम नहीं है, जबकि जनसंचार का माध्यम टेलीफोन है, रेडियो है, टीवी है। जबकि ऑप्शन नंबर डी पर जो दिया हुआ आपका ये आपका जनसंचार का माध्यम नहीं है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो पत्ता जो है तद्भव शब्द का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, पत्ता तद्भव शब्द है। किताब घर शब्द है, किताब घर जो कैसे शब्द है? रूढ़, यौगिक, संकर या इनमें से कोई नहीं? तो ये जो है संकर शब्द है। किताब घर क्या है? तो संकर शब्द है। नेक्स्ट सवाल है, ध्वनि परिवर्तन के संबंध में वक्ता और श्रोता से संबंधित कारणों को क्या कहते हैं? तो उसे बाह्य कारण कहते हैं और अभ्यंतर कारण कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही हो जाएगा। ध्वनि परिवर्तन के संबंध में जो वक्ता और श्रोता के बीच संबंध का कारण रहता है उसे बाह्य कारण और अभ्यंतर कारण कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है, भाषा साधन है, भाषा साधन है डैश, क्या होगा? प्रवचन सुनने का, संगीत सुनने का, मनोविकार प्रकट करने का, या ऑप्शन नंबर डी ये सभी का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनोविकार प्रकट करने का, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा कि भाषा साधन है मनोविकार प्रकट करने का। नवरस में शामिल कौन सा रस नहीं है? जो हमारे रसों की संख्या 9 है। आचार्य भरत मुनि के अनुसार जो रसों की संख्या 8 है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि नव रस में जो शामिल रस है तो इनमें से कौन सा एक रस है जो नहीं है? तो वत्सल रस जो है नहीं है, जबकि अद्भुत रस, भयानक रस और हास्य रस है, वत्सल रस को जो है शामिल नहीं किया गया है 9 रस में से। नेक्स्ट सवाल है, करुण रस का अस्थायी भाव क्या है? तो शोक है, करुण रस का अस्थायी भाव शोक है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, नई समीक्षा के जनक कौन माने जाते हैं? वर्ड्सवर्थ, क्रोंचे, इलियट या कॉलरिज? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इलियट। नई समीक्षा के जनक टी.एस. इलियट जाने जाते हैं। निवैयक्तिकता का सिद्धांत दिया है, निवैयक्तिकता का सिद्धांत जो है यह किसने दिया है? तो इलियट ने दिया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इलियट ने। अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता है? आदेश में, नियम में, अधिकार में, ये आपका ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है कर्तव्य में। तो किस पर अधिसूचना का प्रयोग जो है किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? तो कर्तव्य में नहीं जाता है, जबकि अधिसूचना आदेश पर, नियम पर और अधिकार पर दिए जाते हैं। नेक्स्ट सवाल है, कैप्शन के लिए हिंदी परिभाषिक शब्द प्रयुक्त होता है, कौन सा प्रयुक्त होता है? तो शीर्षक। कैप्शन का हिंदी क्या होता है? शीर्षक होता है। विद्यापति का जन्म कब हुआ है? 1380, 1388, 1384 या 1370 ईस्वी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1380 ईस्वी में। विद्यापति का जन्म कब हुआ है? 1380 ईस्वी में हुआ है। कबीर जी के अनुसार ईश्वर कहाँ पर विद्यमान है? कबीर जी यानी जो संत कबीर थे, तो कबीर जी के अनुसार जो है ईश्वर कहाँ पर विद्यमान है? तो कण कण में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, कण कण पर विद्यमान है। गोपियों को उद्धव द्वारा दिया गया योग का ज्ञान किसके समान लगता है? तो कड़वी ककड़ी के समान लगता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जो गोपियों को जो उद्धव द्वारा योग ज्ञान दिया गया है वह कड़वी ककड़ी के समान लगता है। कवि सूरदास के गुरु कौन थे? कवि जो सूरदास हैं इनके गुरु कौन थे? तो हरिदास। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल जो अक्सर एग्जाम पर पूछा जाता है। कवि सूरदास के गुरु कौन थे? तो हरिदास थे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट सवाल है, तुलसीदास ब्रज भाषा का उपयोग किसके लिए करते हैं? कवि तुलसीदास जी जो है वह ब्रज भाषा का उपयोग किसके लिए करते हैं? तो गीति काव्य के लिए करते हैं। तुलसीदास जी जो काव्य भाषा का जो प्रयोग है वह गीति काव्य के लिए करते थे। गीति काव्य के लिए किसका प्रयोग करते थे? गीति काव्य के लिए तो अपनी ब्रज भाषा का प्रयोग गीति काव्य के लिए करते थे। गोपियों को किनकी चिंता नहीं है? तो ब्रजवासियों की। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा कि गोपियों को जो है ब्रजवासियों की चिंता नहीं है। शिवराज भूषण किसकी कृति है? शिवराज भूषण जो है यह रचना है, तो शिवराज भूषण यह किसकी कृति है? तो कवि भूषण की। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। यहाँ पर भूषण मिल रहा है तो उसका नाम सही समझते हैं कि भूषण की, यानी कवि भूषण। शिवराज भूषण किसकी कृति है? तो कवि भूषण की कृति है। विद्यापति ने अपनी व्यक्ति भावना के व्यक्ति किन देवी देवताओं के प्रति की है? तो कृष्ण के प्रति की है, या शंकर के प्रति की है, या
कृष्ण भैरवी या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कृष्ण के प्रति, शंकर के प्रति और कृष्ण भैरवी के प्रति जो है विद्यापति जी जो है अपनी भावना अभिव्यक्ति की है देवी देवताओं के प्रति, यानी उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, कबीरदास की दृष्टि में सर्वप्रथम प्रणम्य कौन है? तो गुरु है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। कबीरदास की दृष्टि में सर्वप्रथम जो प्रणम्य कौन है? तो गुरु है। नेक्स्ट सवाल है, सूरदास की गोपियों की आंखें भूखी है। सूरदास के अनुसार जो है गोपियों की आंखें भूखी है, किस कारण से भूखी है? तो हरि दर्शन की, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, हरि दर्शन की। राम सतसई और हनुमान बाहुक के रचयिता कौन है? राम सतसई, यहाँ पर दो रचना है, एक तो राम सतसई और दूसरा है हनुमान बाहुक। इसके जो है रचनाकार कौन है? तो सूरदास है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सूरदास। नेक्स्ट सवाल है, बिहारी लाल किस युग के कवि थे? आधुनिक युग, वीरगाथा युग, भक्ति युग या रीति युग? तो बिहारी लाल जो है ये आपके रीति युग के कवि थे, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, बिहारी लाल रीति युग के कवि थे। छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है? तो भूषण है, छत्रसाल दशक के रचनाकार कवि भूषण है। नेक्स्ट सवाल है, जागती लपकी कंठ बैरिन के नागिन सी में कौन सा अलंकार है? तो इस पर जो है आपका अनुप्रास अलंकार है, उपमा अलंकार है, या आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया हुआ है श्लेष अलंकार या रूपक अलंकार। तो यहाँ पर राइट आंसर है कि जागती लपकी कंठ बैरिन के नागिन सी, इसमें अलंकार हो जाएगा अनुप्रास अलंकार, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, भारतेंदु जी के नाट्य साहित्य को कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो भारतेंदु जी का जो नाट्य साहित्य है उन्हें 3 भागों में विभक्त किया गया, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, भारतेंदु युग को कहा जाता है? भारतेंदु युग को और किस नाम से जानते हैं? तो नवजागरण काल, आधुनिक काल और गद्य काल या सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी। भारतेंदु युग को नवजागरण काल, आधुनिक काल और गद्य काल के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल है, मानते हैं जो कला को कला के अर्थ ही स्वार्थिनी करते, कला को व्यर्थ ही, किसकी पंक्तियां हैं? ये जो पंक्तियां हैं किसकी है? तो मैथिली शरण गुप्त की है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट सवाल है, निराला जी का जन्म कहाँ हुआ था? यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म जो है कहाँ हुआ है? तो महिषादल के मेदिनीपुर जिले पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म हुआ है। सुमित्रानंदन पंत का युग क्या है? कवि सुमित्रानंदन पंत है, जो इनका युग क्या है, किस युग में रखते हैं? तो छायावादी युग में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। किस युग में रखेंगे? तो छायावादी युग में। अनामिका नाम से प्रथम काव्य संग्रह किस ईस्वी में प्रकाशित हुआ? ये जो अनामिका नाम से जो प्रथम काव्य संग्रह है, इनका जो प्रकाशन है कब हुआ है? तो 1923 ईस्वी में हुआ है। अनामिका नाम से प्रथम काव्य संग्रह किस ईस्वी में प्रकाशित हुआ? 1923 में। फ्रेंड्स, और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये जो अनामिका काव्य संग्रह है यह किसकी है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक, तो आपको यहाँ पर सवाल था कि इसका जो प्रकाशन हुआ है किस वर्ष हुआ है? तो 1923 ईस्वी में हुआ है। नेक्स्ट सवाल है, पंत की प्रगतिवादी चेतना से प्रभावित काव्य कृतियाँ क्या है? युगवाणी है, ये आपके ऑप्शन नंबर बी पर है, ग्राम्य है, युगांत है, या ऑप्शन नंबर डी ये सभी हैं। तो पंत की जो प्रगतिवादी चेतना से प्रभावित जो काव्य कृतियाँ हैं, युगवाणी, ग्राम्य और युगांत, ये सभी हो जाएंगे, यानी ए बी सी आपके तीनों सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल है, प्रसाद जी किस रचना से उनकी जिज्ञासा का दर्शन होने लगा था? प्रसाद जी की किस रचना से उनकी जिज्ञासा का दर्शन होने लगा था? आना से, कामायनी से, चित्रधार से या आंसू से? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चित्रधार से। नेक्स्ट सवाल है, दिनकर जी कब राज्यसभा के सदस्य से त्यागपत्र देकर भागलपुर विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर बने हैं? तो सन 1964 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ये रामधारी सिंह दिनकर जी राज्यसभा के जब सदस्य थे तो उससे त्यागपत्र देकर भागलपुर विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर बने हैं 1964 ईस्वी में। नेक्स्ट सवाल है, प्रयाग महिला विद्यापीठ के बाद महादेवी ने किस पद को सुशोभित किया था? प्रयाग महिला विद्यापीठ के बाद महादेवी वर्मा ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रयाग महिला विद्यापीठ में कुलपति के पद पर, प्रयाग महिला विद्यापीठ में कुलपति के पद पर नियुक्त हुई है महादेवी वर्मा। अशोक की चिंता कविता किसकी है? ये जो कविता है अशोक की चिंता, या किसकी कविता है? तो जयशंकर प्रसाद की, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अजय जी के इन उपनाम को किसने साहित्यकार के द्वारा प्रसिद्ध करवाया है? इस राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैनेन्द्र ने, जो अज्ञेय नाम दिया है जैनेन्द्र ने। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, नागार्जुन का जन्म कब हुआ है? 1911 में, 1913 में, 1915 में या 1916 ईस्वी में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1911 ईस्वी में। नागार्जुन का जन्म जो है जून 1911 में हुआ, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, इनमें कौन काव्य संग्रह दिनकर रचित है?
तो दिनकर की रचना क्या है, तो नीम के पत्ते, इतिहास के आंसू, धूप और धुआं, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नीम के पत्ते के रचनाकार काव्य संग्रह के लेखक दिनकर जी हैं। इतिहास के आंसू और धूप और धुआं, इन सभी काव्य संग्रह के जो रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर हैं। नेक्स्ट सवाल है, अज्ञेय ने स्नातक स्तर तक शिक्षा पाई किस संकाय में, यानी जो अज्ञेय की जो स्नातक स्तर की जो शिक्षा हुई है तो किस संकाय से, तो विज्ञान से, यानी विज्ञान की पढ़ाई की है अज्ञेय ने। नेक्स्ट सवाल है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म 15 सितंबर 1927 ईस्वी को उत्तर प्रदेश में हुआ। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म 15 सितंबर 1927 ईस्वी को उत्तर प्रदेश में हुआ है। नेक्स्ट सवाल है, डैश के पन का नाम सुदामा पांडे, यानी यहाँ पर सवाल पूछा गया है किसके बचपन का नाम जो है सुदामा पांडे है, तो कवि धूमिल का। कवि धूमिल का जो बचपन का नाम है सुदामा पांडे, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, केदारनाथ अग्रवाल पर लिखे गए ओ जनमन के सजग चितेरे शीर्षक कविता किसने लिखी है, तो यह जो कविता लिखी है नागार्जुन ने लिखी है, या ऑप्शन नंबर बी पर है गिरधर राही ने, श्याम बीमल ने, या देशज ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागार्जुन ने। नागार्जुन ने जो ये है यह केदारनाथ अग्रवाल पर लिखे गए ओ जनमन के सजग चितेरे, यह शीर्षक कविता नागार्जुन ने लिखी है। नेक्स्ट सवाल है, मैं नया कवि हूँ इसी से जानता हूँ सत्य की चोट बहुत गहरी होती है, किनकी पंक्तियां हैं, ये जो पंक्तियां किनकी है, तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की पंक्तियां। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। रौपी से उठी हुई आंखों ने मुझे क्षण भर टटोला और फिर जैसे पितियाए हुए स्वर में, उपयुक्त पंक्तियां धूमिल की किस कविता से लिया गया है, तो मोची राम से लिया गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा मोची राम। नेक्स्ट सवाल है, किसने भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी। इसके अनुसार यहाँ पर एक वर्ड छूट गया है, यहाँ पर किसने कहा, तो यहाँ पर छूट गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा किसने कहा भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट सवाल है, मैथिली शरण गुप्त का जन्म कब हुआ है, कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ 1886 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, माला अपनी गाय होरी को, यहाँ पर माला नहीं है तो फ्रेंड्स यहाँ पर होता ऑप्शन यहाँ पर भोला, क्योंकि भोला के पास से होरी जो गाय खरीदते हैं, तो भोला अपनी गाय होरी को कितने रुपये में देने को तैयार हुआ, ये जो है गोदान उपन्यास का सवाल है। तो कितने रुपये में देने को तैयार हुआ, तो 80 रुपया में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 80 रुपया में। नेक्स्ट सवाल है, तहसीलदार की बेटी किस रोग से ग्रसित थी, ये आपका पेपर 2 हिंदी साहित्य से संबंधित है। तो तहसीलदार की बेटी जो है यह किस रोग से आपका ग्रसित थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मिर्गी रोग से ग्रसित थी। नेक्स्ट सवाल है, शिवपालगंज का संबंध हिंदी के किस प्रसिद्ध उपन्यास से है, इजी सवाल है, तो इसका राग दरबारी उपन्यास से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। राग दरबारी उपन्यास पर जो है शिवपालगंज की कहानी का, शिवपालगंज नामक स्थान का वर्णन किया गया है। गोबर का पूरा नाम था डैश, गोबर का पूरा नाम जो है क्या था, तो गोवर्धन दास। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा गोवर्धन दास। नेक्स्ट सवाल है, महंत साहब के मठ का कानूनन महंत कौन होगा, महंत साहब के जो मठ का कानूनन महंत कौन होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रामदास। कौन होगा, तो रामदास होगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से राग दरबारी उपन्यास का मुख्य केंद्र बिंदु क्या है, राग दरबारी उपन्यास का केंद्र बिंदु क्या है, तो छंगावाल इंटरमीडिएट कॉलेज और शिवपालगंज, ये दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। कि राग दरबारी उपन्यास का जो मुख्य केंद्र बिंदु क्या है, तो छंगावाल इंटरमीडिएट कॉलेज और शिवपालगंज, और सी पर ए बी दोनों। फ्रेंड्स अगर आपके एग्जाम पर ए और बी दोनों दिया हुआ रहेगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। अगर ऑप्शन पर ए बी सी डी रहेंगे तो यहाँ पर शिवपालगंज और छंगावाल इंटरमीडिएट कॉलेज दोनों रहे तो आपका छंगावाल इंटरमीडिएट कॉलेज हो जाएगा, क्योंकि इस कॉलेज पर ही आधारित जो इस उपन्यास का रचना किया गया जो कि शिवपालगंज पर है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, भारतेंदु का प्रथम नाटक माना जाता है, भारतेंदु का प्रथम नाटक किसे माना जाता है, तो विद्या सुंदर को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट सवाल है, ध्रुव स्वामी नाटक के प्रथम अंक में कुल कितने गीत हैं, ध्रुव स्वामी नाटक का जो प्रथम अंक है इनमें कुल कितने गीत हैं, तो 2 गीत है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सावित्री के बॉस का नाम क्या था, जो सावित्री का बॉस था उसका क्या नाम था, तो जुनेजा था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सावित्री के बॉस का नाम जुनेजा था। भारत दुर्दशा में मदिरा को किसकी कन्या माना गया है, भारत दुर्दशा जो नाटक है इसमें मदिरा को जो है किसकी कन्या माना गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भगवान सोम का, भगवान सोम का जो है कन्या माना गया है मदिरा को। किसे माना गया है, तो मदिरा, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है,
रामगुप्त किस प्रकार का शासक था? प्रजातवत्सल, वीरशाली, मध्यप और विलासी या पराक्रमी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्यप और विलासी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा मध्यप और विलासी। नेक्स्ट सवाल है, और फ्रेंड्स आपको कहीं पर मिलेंगे यानी अकुशल रहेंगे यानी अयोग्य। रामगुप्त जो है किस प्रकार का शासक था? तो अयोग्य शासक था। आपका ये भी सही हो जाएंगे, तो आप ये भी याद रखना है, रामगुप्त जो है अयोग्य शासक था। नेक्स्ट सवाल है, सिंघानिया विश्वविद्यालय में साहित्य सभा में किस पद पर था? सिंघानिया जो है यह विश्वविद्यालय में साहित्य सभा के किस पद पर आसीन थे? तो मंत्री के पद पर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सिंघानिया जो विश्वविद्यालय में साहित्य सभा के मंत्री पद पर आसीन थे। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, शराबी के फटे कंबल के नीचे क्या मिला था? जो शराबी थे तो उसके फटे कंबल के नीचे उन्हें क्या मिला है? तो पराठे का टुकड़ा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, पराठे का टुकड़ा। नेक्स्ट सवाल है, ठाकुर का कुआं प्रेमचंद के किस कथा संग्रह से लिया गया है? तो मानसरोवर भागवन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, बी राइट आंसर होगा मानसरोवर भागवन। और फ्रेंड्स मानसरोवर भागवन ये कुल मानसरोवर कितने भाग हैं? तो 8 भाग हैं। आपको ये भी याद रखना है, मानसरोवर में कुल 8 भाग हैं। तो भाग 1 से जो है ठाकुर का कुआं यानी प्रेमचंद का कहानी संग्रह मानसरोवर भाग 1 से लिया गया ठाकुर का कुआं। अगला सवाल है, कहानी के अनुसार नीलम देश की राजकन्या में कितने महल का वर्णन किया गया है? तो 3 महल का वर्णन किया गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 3 महल क्या क्या है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, तो आपको तीनों महल का नाम कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। नेक्स्ट सवाल है, परिंदे संग्रह में संकलित कहानियों की संख्या कितनी है? तो इस पर जो है कुल 7 कहानियाँ है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। परिंदे कहानी संग्रह में कुल कहानियों की संख्या 7 है। नेक्स्ट सवाल है, वासवानी की पत्नी चलने को कहीं वासवानी को शाम को कहाँ कहते हैं? यानी वासवानी को जो है शाम को उनकी पत्नी कहाँ चलने को कहते हैं? तो प्रमिला के घर। यहाँ पर सवाल होता है कि वासवानी की पत्नी जो वासवानी को शाम को कहाँ चलने को कहती है? तो प्रमिला के घर चलने को कहती है। नेक्स्ट सवाल है, वापसी कहानी में पात्र हैं, वापसी कहानी में जो पात्र है तो इसका कौन सा पात्र है? तो गजाधर बाबू की पत्नी, बसंती और अमर की पत्नी, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी तीनों जो है आपका कहानी के पात्र हैं। यशपाल ने लखनवी अंदाज में किस वर्ग पर व्यंग्य और कटाक्ष किया है? तो सामंती वर्ग पर व्यंग्य और कटाक्ष किया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला सवाल है, ये लोग इतने अच्छे और बेईमान है, यह कथन किसका है? तो मिसपाल का है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा कि ये लोग इतने अच्छे और बेईमान है, यह कथन मिसपाल का है। परिंदे कहानी में लतिका से प्रेम का इजहार किस पात्र ने किया था? तो ये मिस्टर ह्यूबर्ट ने किया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा मिस्टर ह्यूबर्ट। नेक्स्ट सवाल है, इनमें से कौन नई कहानी के आंदोलन के त्रयी के रूप में गिने जाते हैं? इनमें से कौन नई कहानी आंदोलन के त्रयी के रूप में गिने जाते हैं? तो निर्मल वर्मा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा निर्मल वर्मा। नेक्स्ट सवाल है और इम्पोर्टेंट सवाल, गजाधर बाबू को सेवानिवृत्ति के बाद नौकरी कहाँ मिली? जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम पर कई बार यह सवाल हिंदी के सवाल पूछे गए हैं। गजाधर बाबू को सेवानिवृत्ति के बाद जो है नौकरी कहाँ मिली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेठ रामजी मल के चीनी मिल में, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेठ रामजी मल के मिल में उसको कार्य मिला है। नेक्स्ट सवाल है, इनमें से कौन यशपाल की कहानियाँ का संग्रह है? चिंगारी, धर्मयुद्ध, तर्क का तूफान या ऑप्शन नंबर डी पर है ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, यानी आपके ए बी सी जो है तीनों यशपाल की कहानी संग्रह है। नेक्स्ट सवाल है, मोहन राकेश की अधिकांश कहानियाँ अभिव्यक्त करती है? तो संबंधों में तनाव और निर्णयहीनता का चित्रण का, सांस्कृतिक संकट का या आर्थिक संकट का या मानसिक तनाव का? इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मोहन राकेश की जो अधिकांश कहानियाँ है संबंधों में तनाव और निर्णयहीनता का चित्रण करती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला सवाल है, उषा प्रियवंदा का जन्म कब हुआ था? तो 1931 ईस्वी में। उषा प्रियवंदा का जो जन्म हुआ है 1931 ईस्वी में हुआ है। अगला सवाल है, निम्नलिखित उपन्यास में कौन सा उपन्यास निर्मल वर्मा के द्वारा लिखा गया है? तो परिंदे के लेखक निर्मल वर्मा है, वे दिन और एक चिद्दासुख, ये आपके तीनों जो है निर्मल वर्मा की कृति है, यानी आपके ए बी और सी जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, यशपाल विप्लव पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू किया है? तो 1938 ईस्वी में शुरू किया है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर है। यशपाल विप्लव पत्रिका का प्रकाशन 1938 ईस्वी में शुरू किया है। नेक्स्ट सवाल है, पाहन पूजे हरि मिलय तो मैं पूजू पहाड़, यह युक्ति किसकी है? तो यह कबीरदास की युक्ति है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। जो निर्गुण ब्राह्मण के उपासक थे कबीरदास जी, और इनका जो कथन है कि पाहन पूजे हरि मिलय तो मैं पूजू पहाड़, यह किसकी युक्ति है? तो कबीरदास की युक्ति है। नेक्स्ट सवाल है, महाराष्ट्र के भक्तों में किन का नाम सबसे पहले आता है?
मीराबाई का, नामदेव का, तुलसीदास का, सूरदास का। इसका राइट आंसर हो जाएगा नामदेव। महाराष्ट्र के जो भक्ति संत हैं इनमें सबसे पहले नामदेव का नाम आता है, संत नामदेव का। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कासिम शाह की रचना है? सत्यवती कथा, मृगावती, चंदायन, या ऑप्शन नंबर डी पर दिया हुआ है हंस जवाहिर। कौन सा ये जो है जो कासिम शाह की रचना है? तो कासिम शाह की जो रचना है वह है हंस जवाहिर। हंस जवाहिर के लेखक कौन है? तो कासिम है, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट सवाल है, तद्भव पत्रिका के संपादक कौन है? तद्भव जो है पत्रिका इनके संपादक है अखिलेश, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तद्भव पत्रिका के संपादक अखिलेश हैं। नेक्स्ट सवाल है, कोर्ट मार्शल नाटक समाज की किस समस्या पर आधारित है? तो ये जो है जातिवाद पर आधारित है। कोर्ट मार्शल नाटक समाज की जातिवाद समस्या पर आधारित है कोर्ट मार्शल। नेक्स्ट सवाल है, सन्यासी किसकी कृति है? निराला की, इलाचंद्र जोशी की, या नागार्जुन की, या ऑप्शन नंबर डी पर आपका दिया हुआ है यशपाल की। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सन्यासी के रचनाकार हैं। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, इलाचंद्र जोशी। सन्यासी की स्वीकृति है तो इलाचंद्र जोशी की है। फ्रेंड्स, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा। और आपको वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में बताना आपके 100 सवाल में से कितने सवाल सही हुए हैं। और हमारा लास्ट 2 सवाल बचा हुआ है। नेक्स्ट सवाल है, कर्मनाशा की हार किसकी कहानी संग्रह है? तो ये है शिव प्रसाद सिंह की। कर्मनाशा की हार किसकी कहानी संग्रह है? शिव प्रसाद सिंह की रचना है। लास्ट सवाल हमारा आज का कि यात्री मित्र यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है? सत्यदेव, परिव्राजक, राम नारायण मिश्र, विष्णु प्रभाकर, या शिव प्रसाद गुप्त है? यात्री मित्र जो ये यात्रा वृत्तांत है, पहले तो आपको ये याद रखना है कि यात्री मित्र क्या है? तो ये यात्रा वृत्तांत है। और ये यात्रा वृत्तांत यात्री मित्र के लेखक कौन है? तो सत्यदेव परिव्राजक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सत्यदेव परिव्राजक। तो फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पर जो है 100 MCQ टेस्ट कंप्लीट होता है। और 100 सवाल में से कितने सवाल सही हुए हैं ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपको आज का क्लास कैसा लगा ये भी कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर बहुत जल्द। जय हिंद।